डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में मदरसा खत्म करके धामी सरकार ने बनाया नया प्राधिकरण। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को मिली राहत। धामी सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन का जारी किया शासनादेश। विकास मसले पर धामी सरकार को कांग्रेस ने घेरा। कहा धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं सीएम धामी की घोषणाएं। 520 घोषणाओं पर काम नहीं हुआ है शुरू। रुद्रप्रयाग में आंगन से बच्चे को उठा ले गया गुलदार। जिला प्रशासन की 6 टीमें चला रही हैं सर्च अभियान। 8 स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में संचालित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे। इस सिलसिले में सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत प्राधिकरण का गठन कर दिया है। बीएसएस पीजी कॉलेज रुड़की के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को इसकी कमान सौंपी गई है। अब राज्य में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थान इस प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। 1 जुलाई 2026 को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद बोर्ड से संचालित हो रहे मदरसे प्राधिकरण के दायरे में आ जाएंगे। धामी सरकार पिछले वर्ष अगस्त में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लेकर आई थी। दरअसल राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को ही मिलता था। इसे देखते हुए मुस्लिम समेत सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने को, पारदर्शी प्रक्रिया और शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया है। इसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को एक छतरी के नीचे लाने को प्राधिकरण गठित हुआ है। शासन ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की। इसमें बीएसएस पीजी कॉलेज रुड़की के सेवानिवृत्त प्रोफेसर गांधी अध्यक्ष और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक सदस्य सचिव होंगे। खास बातें हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थान को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। प्राधिकरण इन संस्थानों की स्थापना व संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। मान्यता के लिए शैक्षिक संस्थान का सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी एक्ट में पंजीकरण जरूरी। उसके नाम होंगी भूमि, बैंक खाते एवं अन्य संपत्तियां। वित्तीय गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी अथवा धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावना विरुद्ध गतिविधियों की स्थिति में वापस ली जाएगी मान्यता। प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों में उत्तराखंड बोर्ड के मानकों के अनुरूप शिक्षा दी जाए। मैं राज्य के अपने लोकप्रिय, अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूँ इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे आगे लेकर के चल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब ये प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और सिलेबस क्या होगा। सभी अल्पसंख्यक शिक्षण के संस्थानों को
उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने और उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अच्छी शिक्षा मिले। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 11,000 से अधिक उपनल कर्मियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मचारी हमारे ही भाई बंधु हैं और लंबे समय से उनकी मांग थी जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं। उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। जैसे जैसे उत्तराखंड चुनावी वर्ष की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकार की सबसे बड़ी चिंता मुख्यमंत्री की घोषणाएं और विधायकों के विकास प्रस्ताव बने हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री धामी कई बार इन पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं और अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह संतोषजनक नजर नहीं आ रहे। अभी तक 2021-2022 की घोषणाएं भी लंबित हैं और 520 तो ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में अब विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि इन घोषणाओं के पीछे नीयत और मंशा सही नहीं थी, इसलिए ये घोषणाएं केवल विज्ञापनों में रह गई। राजधानी देहरादून में 21 वर्षीय गुंजन की दिन दहाड़े हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हत्या से पहले गुंजन ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी, जिसका पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पूरे मामले ने अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष भी पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। इस जघन्य हत्या के बाद कांग्रेस ने सीधे तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते शिकायत को गंभीरता से लेती तो शायद एक बेटी की जान बचाई जा सकती थी।
आपको बताते चले, राजधानी देहरादून में 21 वर्षीय गुंजन की दिन दहाड़े हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हत्या से पहले गुंजन ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, जिसका पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पूरे मामले ने अब राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष भी पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। इस जघन्य हत्या के बाद कांग्रेस ने सीधे तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते शिकायत को गंभीरता से लेती तो शायद एक बेटी की जान बचाई जा सकती थी। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अपराध और कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गढ़वाल एवं कुमाऊं रेजिमेंट प्रभारी सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने लापरवाही बरतने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों ऋषिकेश एम्स चौकी प्रभारी एसआई साहिल वशिष्ठ, देहरादून के खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी एसआई प्रद्युमन नेगी और हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविदास जयंती पर 2 पक्षों में हुए संघर्ष और गोलीबारी की घटना में गंभीर लापरवाही पर हल्का प्रभारी चुड़ियाला एसआई सूरज शर्मा को निलंबित किया है। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने निर्देश दिए कि गंभीर आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लैंड फ्रॉड मामलों में समयबद्ध और पारदर्शी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। सीओ की प्रारंभिक जांच अनिवार्य होगी। इसके साथ ही सिविल मामलों में हस्तक्षेप करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सतर्कता विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब सभी लैंड फ्रॉड मामलों की जांच सीओ स्तर पर की जाएगी और 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय से लंबित भूमि संबंधी मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी, कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने पुतला दहन भी किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी का कहना है, देहरादून में इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। आए दिन जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिन जिस तरह 23 वर्षीय युवती की हत्या दिन दहाड़े बाजार में हुई है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। गुंजन के परिवार द्वारा प्रार्थना पत्र भी पुलिस को दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से युवती की हत्या हुई है। कांग्रेस पूरे मामले में जो भी संबंधित पुलिसकर्मी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए की मांग कर रही है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आए दिन खुदी सड़कों से परेशान आम जनता की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन तक पहुंच रही हैं, जिसके बाद खुद डीएम देहरादून सविन बंसल ने टीम के साथ सड़कों पर उतरकर खस्ता हाल सड़कों की सेहत जानी। वहीं जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम को भी नजर रखने के निर्देश दिए गए। ताजा मामले में पिचकुल की तरफ से लापरवाही बरतने पर एक्शन और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश डीएम ने जारी किए हैं। डीएम सविन बंसल का कहना है कि जनता की सुविधा के लिए ही विकास कार्य किए जाते हैं, लेकिन अगर जनता कोई परेशानी होने लगे तो फिर कार्यवाही भी की जाएगी, लेकिन इसमें जनता और विभाग दोनों के ही सहयोग की जरूरत है।
जहाँ जहाँ पे भी डिगिंग हो रही है उनकी परमिशन अवश्य होंगी। हमारी जो क्यूआरटी है हेडेड बाय एसडीएम, एक्सएमपीडब्ल्यूडी एंड सीओ पुलिस, वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी एसेंशियल सर्विसेज एंड दीज आर डन फॉर द लोकल पब्लिक ईज ओनली। अगर हमारी अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रोजेक्ट सरकार से सेंक्शन हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट भी हमें करवाना है। तो हमें कहीं ना कहीं पर एक बैलेंस ओपिनियन लेना पड़ेगा। यदि हम ओवर हैंगिंग वायर से हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी स्पेस ऑक्यूपाई होती है, यदि हम उनको चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ईज हो, हमारा शहर ठीक दिखे, कोई एक्सीडेंट्स ना हो, तो अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट मैंडेट से सैंक्शन हुआ है तो उसका एग्जीक्यूशन भी करवाना ही है, और उसके लिए कुछ टॉलरेंस भी रखनी पड़ेगी हमारी पब्लिक को। तो जिस अवधि के लिए परमिशन दी गई हैं अंडरग्राउंड केबलिंग की, या जल संस्थान की भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, पेयजल लाइनें बिछा रहे हैं, सीवरेज नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दीज आर डन फॉर दी आमजन सुविधाएं होंगी। तो इसमें जो ट्रांजिएंट एक अनीज है, एक इनकन्वीनियंस है, उसको हमें बियर करना चाहिए। और लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको हम मिनिमाइज करें। जो उनको टाइमलाइन दी गई है, मानक दिए गए हैं, वो फॉलो करें, और यदि वो नहीं करते हैं तो हमारे बीच में एक्शंस भी हुए हैं। कईयों को हमने बैन किया है, फाइन किया है, एफआईआर भी करवाई हैं, 5-6 एफआईआर हुई हैं डिपार्टमेंट से। तो इसलिए हमको एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी पड़ती है कि प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करवाने हैं और इनकन्वीनियंस हम मिनिमाइज करें। ऋषिकेश की वन भूमि मामले में जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने ऋषिकेश क्षेत्र में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ऋषिकेश के बीजेपी विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी आम जनता के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग यहां पर निवास कर रहे हैं उनके लिए सरकार को जल्द कोई रास्ता तलाशना होगा। वो लगातार वन मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द समस्या का समाधान होगा। उत्तराखंड के देहरादून में औषधि विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विकासनगर, दाग पत्थर और सैलाकुई क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद उस प्रतिष्ठान के औषधियों के क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को पंजीकृत और लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से ही दवाइयां खरीदने के निर्देश दिए। ये कार्रवाई कोडेन युक्त कफ सिरप की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए की गई है। विभाग की सख्त कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में औषधि विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विकासनगर, डाक पत्थर और सैलाकुई क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद उस प्रतिष्ठान के औषधियों के क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को पंजीकृत और लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से ही दवाइयां खरीदने के निर्देश दिए। ये कार्रवाई कोडेन युक्त कफ सिरप की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए की गई है। विभाग की सख्त कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, कोडेन युक्त कफ सिरप बिक्री की वजह से ये औषधि विभाग की सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड के देहरादून में औषधि विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विकासनगर, डाक पत्थर और सैलाकुई क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
रुद्रप्रयाग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गुलदार ने एक बच्चे को उसके आंगन से उठा लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 अलग-अलग टीमों को सर्च अभियान में लगाया है। वन विभाग के 20 कर्मी, जिला आपदा के 9 कर्मी और जिला प्रशासन के 5 कर्मी बच्चे की तलाश में जुट गए हैं। एसडीएम रुद्रप्रयाग, डीडीएमओ, एसडीओ, वन विभाग और जिला सूचना अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने ग्राम प्रधान और अन्य अधिकारियों से घटनास्थल पर जानकारी ली और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन की टीमें बच्चे को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं और लोगों से शांति बनाए रखने का अनुरोध कर रही हैं। गुलदार द्वारा एक बच्चे को उठाए जाने की घटना के बाद प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 4 और 5 फरवरी को क्षेत्र के 8 विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। अवकाश घोषित विद्यालयों में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमसील, सारी, सिंद्रवाणी, झालीमठ, छिनका, हिलोरीधार, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छिनका तथा जनता हाई स्कूल ककोड़ाखाल शामिल हैं। इसके साथ ही इन विद्यालयों के आसपास संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 2 दिन का अवकाश रहेगा। रुद्रप्रयाग जनपद के न्याय पंचायत सारी अंतर्गत सिंद्रवाणी गांव में मंगलवार को दर्दनाक घटना सामने आई है। 5 साल के बच्चे को गुलदार उसकी मां के हाथ से खींच कर ले गया। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं बच्चे की तलाश जारी है। घटना के बाद से ग्रामीण बच्चे की तलाश में जुट गए हैं। गांव में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य जयवर्धन कांडपाल ने कहा कि जंगली जानवर और मानव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।